Very good morning, students. Hope you all are fine at home. So beta, we are revising your PT1 syllabus, that is first two chapters of your reader book and first two chapters of your grammar book. So starting from the reader book, that is the first chapter your Where Go the Boats. Okay, Where Go the Boats में हमने read किया था उसकी poem, and here are these hard words. ये hard words है इसके castles, foam, mill, valley, shore. So the meanings. So coming to the word meanings में क्या है? हैंड का मीनिंग क्या होता है बेटा? साइड. वो कहते हैं ना आइदर हैंड, मतलब किसी साइड, दोनों साइड्स में. ठीक है. कैसल्स क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स विथ थिक हाई वॉल्स. कैसल्स क्या होता है? पैलेस कह देते हैं जिसे हमें. ठीक है. पैलेस होते हैं ना, वो हमें क्या, उनको क्या कहते हैं? कैसल्स. जो ओल्ड टाइम में उनको पैलेस को क्या कहते होते थे? कैसल्स. बट हेयर द पोएट डिस्क्राइब्स द फोम. ठीक है. जो पानी से फोम बन रही है ना, उससे जो कैसल्स फॉर्म हो, जो से जो शेप फॉर्म हो रही है, ही कॉल्ड इट कैसल. ओके. नेक्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? वेरी स्मॉल एयर बबल्स. ठीक है. हम फॉर्म क्रिएट करते हैं ना वाटर में, सोप को डिप करके जो फॉर्म क्रिएट होती है, दैट इज़ द स्मॉल बबल्स, एयर बबल्स. ओके. मिल का मीनिंग क्या होता है बेटा? मशीनरी टू ग्राइंड ग्रेन इनटू फ्लोर. ठीक है. आटा चक्की हम कह सकते हैं जिसे. वैली लो लैंड बिटवीन हिल्स के बीच में जो रास्ता होता है, दैट इज़ द वैली. Shore, what is the meaning of a shore? A shore means bank of the river. बैंक की साइड, जो बैंक का रिवर होता है ना, रिवर ऑफ द बैंक. ठीक है. बैंक ऑफ द रिवर इज कॉल्ड शोर. सो देन वी विल स्टार्ट विद द मेक सेंटेंस. हम मेक सेंटेंस बनाएंगे. फर्स्ट इज डार्क ब्राउन. सो डार्क ब्राउन का क्या बनेगा? इन हर डार्क ब्राउन सूट शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. कि वो अपने डार्क ब्राउन सूट में बहुत सुंदर लग रही है. ठीक है. तो आप इसका कोई भी सेंटेंस डार्क ब्राउन से आप बना सकते हो. द कलर ऑफ द ट्री इज़ डार्क ब्राउन. ठीक है. जो ट्री की जो ब्रांचेज होती हैं वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं. आप इस तरह से बना सकते हो. फ्लो क्या होता है? पानी का बहाव. द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, के नीचे से जा रहा है. द वाटर फ्लोज वेरी फास्ट. इस तरह से आप बना सकते हो. ग्रीन लीव्स. दिस ट्री हैज़ फ्रेश ग्रीन लीव्स. ठीक है. आई हैव फ्रेश ग्रीन लीव्स. आई हैव. ठीक है. तो इस तरह से आप इसका सेंटेंस मेक कर सकते हो. देन वैली मीन्स द एरिया बिटवीन द हिल्स. ओके. सो एरिया बिटवीन द हिल्स मस्ट बी डेंजरस. ठीक है. आप वहाँ से कभी भी आपके ऊपर पहाड़ से कुछ भी गिर सकते हैं. सो दिस वैली इज़ वेरी डेंजरस. तो डेंजरस होती है तो उसके हमने सेंटेंस मेक कर दिया. चिल्ड्रन, मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. मैनी चिल्ड्रन आर sitting in the classroom. Children are playing in the school. Okay. Either you can make any sentence on it. ठीक है. But it makes sense. Remember it makes sense. So question answers related to this chapter. First, who is the speaker in the poem? तो स्पीकर कौन था? हमने राइटर का नेम बताना था. देन आइदर साइड पे ऑफ द रिवर क्या थे? ठीक है. देयर ट्रीज थे. देन टू थिंग्स दैट आर मूविंग, जो मूविंग कर रहे थे वाटर के साथ, दैट आर लीव्स एंड बोर्ड्स. देन वेयर हैव द ग्रीन लीव्स कम फ्रॉम? कहाँ से आए थे ग्रीन लीव्स कम फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ द रिवर बैंक. ठीक है. जो बैंक के किनारे, जो रिवर के किनारे होते हैं ना बेटा, उसको हम बैंक ऑफ द रिवर कहते हैं. देन फिफ्थ, हाउ फार डज द रिवर फ्लो? रिवर कहाँ तक फ्लो करता है? रिवर फ्लो 100 of miles far away. ठीक है. more than 100 of miles far away, we can say that. Okay. See, these are the question answer related to this chapter. Now the second chapter, the thief and the fox, जो हमने किया था यहाँ. These are the word meanings of this chapter. In, old pub or small hotel. Pretended मतलब to behave as something true. Angry discussion, किसी के साथ बहस करनी. Dull means हम थोड़ा सा माइंड से थोड़ा सा टायर्ड हो जाएं. Great deal मतलब बहुत ज़्यादा, a large amount. Hay means dried grass. Quench means to satisfy thirst, अपनी प्यास बुझाना. Flames means burning gas from the fire, that is आग की लपटें. ठीक है. तो इसके हमने सेंटेंस बनाए थे. You can make sentence from these also, or you can use your own sentence also. So the question answers related to this chapter are traveler. how, जब traveler को, what did the traveler do when he could not find his horse? कि जब उसको horse नहीं मिला तो उसने क्या किया ना? उसने देखा कि thief खड़ा, तो उसने thief से पूछा. Then what happened to the horse according to the thief? thief के according क्या हुआ था? The tree has eaten up the horse. And why did the fox tell the man, the thief, to come again the next day? तो कैसे क्यों बोला था thief ने कि अब next day आना? Because वो कह रही थी कि all the night she have to throw the hay into the sea to quench his flames. Okay. So उसको flames को quench करने के लिए उसने सारी रात sea में hay डाली थी. That's why his mind is little dull today. Then the next question is, why did the fox lie to the thief? तो fox ने lie क्यों बोला था thief से? so that he can
so that he could make him to tell the truth. Okay, so that कि thief truth बोले. The next, why did the thief return the horse to the man? तो thief ने क्यों return किया था horse man को? Because he know that he is caught and the clever fox has caught his lie. So he returned and apologized to it. ठीक है, forgive और apologize both are correct. तो आप कुछ भी राइट कर सकते हो, apologize and forgive तो बहुत सारे synonyms. देन 6th क्वेश्चन था, आपने अपनी वर्डिंग में राइट करना था कि उसने अगर स्टोल कर लिया तो क्या वो रॉन्ग था या राइट था. सो इट्स नेचुरली कि ऑब्वियसली है कि यार ही इज़ रॉन्ग, है ना. अगर किसी की हम चीज़ चुराएंगे तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग. ठीक है, अगर हम किसी की चीज़ एंड सेकेंड थिंग दिस कि जो लाई है, अ लायर विल ऑलवेज बी कॉट इन द एंड. तो आप जो कुछ भी कर लो आपकी झूठ पकड़ा ही जाएगा. सो वी शुड नेवर स्पीक लाई टू एनी वन एंड नेवर स्टील. ओके, सो 7th क्वेश्चन वाज द स्टेटमेंट. तो ये किसने किसको कहा, दिस वाज द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस लाइन टू हुम? द ट्रैवलर सेड दिस लाइन टू थीफ. ओके, आपको ये क्यों लग रहा है कि जो लिसनर है वो स्पीक नहीं, ट्रुथ नहीं बोल रहा? द लिसनर इज द थीफ एंड थीफ इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ बिकॉज ही हिमसेल्फ स्टोलन द हॉर्स. नेक्स्ट सी पार्ट, व्हाट डिड द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन? वाई डिड द स्पीकर? स्पीकर ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा था? बिकॉज ही इज वरीड अबाउट हिज हॉर्स ना, ही कुड नॉट फाइंड दिस हॉर्स, दैट्स वाई he is asked this question to the thief. Okay, so this was your chapter 2nd. Now coming to the grammar part. Grammar part में आपने फर्स्ट जो चैप्टर था that is a sentence. तो आपने sentence आपको बताया था that is the group of the words which make any sense. So which make a sense, that is called as sentence. ठीक है, group of words मिलके एक sense बनाते हैं, that is a sentence. तो sentence मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स के होता है, that is the declarative, exclamatory sentence and the interrogative and imperative sentence. 4 type of sentence are there. So आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें क्या था कि आपने ये बताना था कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है, दैट इज़ ये डेक्लरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव. ठीक है, दैट इज़ ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. देन इन द नेक्स्ट पेज आपको क्या करना था, सी पार्ट में रीअरेंज करना था. ठीक है, इसको रीअरेंज करना था एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल लेटर. आपने जब भी कोई लाइन या कोई सेंटेंस राइट करना है सो यू हैव टू स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड प्रॉपर पंचुएशन से इसको एंड करना था. ठीक है, देन बेटा यहाँ पे आपको बताया हुआ था कि आपने एक सेंटेंस को दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस में कैसे चेंज करना है. अगर डेक्लरेटिव है तो इंटेरोगेटिव में, अगर एक्सक्लेमेटरी है तो उसको इंटेरोगेटिव में या डेक्लरेटिव में कैसे चेंज करना है. सो आपने ये अच्छे से रीड करना है, देन यू कैन सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट यहाँ पे बनाना था इंटेरोगेटिव में, दैट वाज इजी. जो भी आपको ब्रैकेट में दिए इसको फर्स्ट में राइट करके देन सेंटेंस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस एज इट इज़ एंड क्वेश्चन मार्क. सो दैट इज़ अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. यहाँ पे आपको जो दिए हुए थे उनको इंटेरोगेटिव में चेंज करना था. इन द ई पार्ट आपको जो दिया हुआ था इसको आपने जो ब्रैकेट में दिया हुआ था उसमें चेंज करना था. अगर क्वेश्चन में कहा है तो दैट इज़ इंटेरोगेटिव में चेंज करना है. स्टेटमेंट में कहा है तो स्टेटमेंट, एक्सक्लामेशन में कहा है तो एक्सक्लामेशन सेंटेंस में चेंज करना है आपने. ओके, सो एंड द लास्ट वन इज़ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस. नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फ़र्क है? नेगेटिव में हम हर चीज़ में हाँ कहते हैं एंड पॉजिटिव में नो. सो नो में हमेशा क्या आएगा? नॉट. दैट शी इज़ ईटिंग एन एप्पल, शी इज़ नॉट ईटिंग एन एप्पल. नॉट मीन हेयर इंडिकेट्स नेगेटिव सेंटेंस. सो इसके रिलेटेड ये एक्सरसाइज थी, तो ये आपने सॉल्व करनी थी बेटा. सो विद द हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं उनके साथ ही आपने नोट ऐड करना. अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया देन यू हैव टू ऐड योर सेल्फ हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे आपने डू नॉट राइट किया, यहाँ पे डज नॉट, यहाँ पे डिड नॉट राइट किया. सो दीज हेल्पिंग वर्ब्स वी हैव ऐड इन द सेंटेंस. ओके बेटा, सो द नेक्स्ट दैट इज़ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सब्जेक्ट जो होता है दैट इज़ द मेन पार्ट जो हमें नेमिंग वर्ड के बारे में बताता है. ठीक है, नेमिंग वर्ड दैट इज़ नाउन्स. ठीक है, जो नाउन्स या नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनके रिलेटेड जो बताता है दैट इज़ अवर सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. और जो रेस्ट सेंटेंस क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. तो जो फर्स्ट ए पार्ट था इसमें जो हमारा फर्स्ट दिए हुए थे वो क्या थे? सारे सब्जेक्ट थे एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? प्रेडिकेट. जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं दैट इज़ अ सब्जेक्ट एंड द रेस्ट इज़ प्रेडिकेट. बट दैट्स नॉट ऑलवेज फिजिबल कि आपको हमेशा ही सब्जेक्ट फर्स्ट पे ही मिलेगा. ठीक है, सो सब्जेक्ट इन बिटवीन भी हो सकता है सेंटेंस की, जैसे मैंने यहाँ पे आपको देखो बताया हुआ है इन्होंने. ठीक है, हेयर इट इज़ गिवन. सी बेटा, हेयर इट इज़ गिवन यू हैव इन मोस्टली सेंटेंस में
जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज़ कम बिफोर द वर्ब, ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग में ही आता है, वर्ब से पहले ही आता है। बट इन इम्पेरेटिव में क्या होता है कि हमें इम्प्लाइड दैट इज़ अंडरस्टूड होता है, हमें खुद समझना पड़ता है कि वो किसको बोल रहे हैं। एंड इन एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, दैट इज़ द वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट, कम्स बिफोर द वर्ब, सब्जेक्ट कम आता है बिफोर वर्ब से, लेकिन वो इन बिटवीन सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, इन द बिगिनिंग भी हो सकता है, लेकिन इन बिटवीन सेंटेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। इन द एंड द लास्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर द वर्ब, कि वर्ब के बाद ही आता है। तो आपने इसमें ध्यान देना है कि वर्ब जब आएगा, वर्ब के बाद ही आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सो दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपने ये चीज़ अच्छे से फॉलो कर ली, रीड कर ली, देन द नेक्स्ट पार्ट विल बी ईजियर। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे आपने क्या करना था, ठीक है, आपने बताना था इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। मैंने आपको बॉक्स बनाने के लिए कहा था, जैसे दिस इज़ द बॉक्स, ठीक है, ये बी पार्ट का बॉक्स है, तो आपने ये बॉक्स बना के इस तरह से बताना था कि दिस इज़ द सब्जेक्ट एंड दिस इज़ द प्रेडिकेट। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट फर्स्ट पे जो दिए हुए हैं दैट इज़ द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट वन इज़ प्रेडिकेट। एंड इन द लास्ट पार्ट दैट इज़ डी पार्ट, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना था सब्जेक्ट को। सो सब्जेक्ट आपने अंडरस्टूड भी करना हो सकता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, इन बिटवीन भी हो सकता है सेंटेंस के, एंड इट मे बी द बिफोर द वर्ब आल्सो, ठीक है, और आफ्टर द वर्ब। सो आपने आइडेंटिफाई करना था यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट को। ओके बेटा, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिविजन ऑफ PT1 एग्ज़ाम. Okay beta, so you have to do it and read it properly so that you can solve the exam easily. Thank you.